गैंगरेप की एक और खबर ने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली की एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने जयपुर के एक होटल में बुलाया गया और यहां पर 11 दरिंदों ने उसके साथ 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक गैंगरेप किया। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में रेप की वारदात के बाद पूरे देश में उबाल आ गया था। कड़े कानून की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुए। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून में बदलाव किए गए और रेप के कुछ मामलों में सजाए मौत तक का प्रावधान किया गया। माना यह जा रहा था कि हल्के कानून के चलते अपराधी महिलाओं को निशाना बनाने से नहीं हिचके। मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुए। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून में बदलाव किए गए और रेप के कुछ मामलों में सजाए मौत तक का प्रावधान किया गया। माना यह जा रहा था कि हल्के कानून के चलते अपराधी महिलाओं को निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन जयपुर की ताजा वारदात और एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही कहानी पेश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक रेप समेत महिलाओं से जुड़े तमाम अपराधों के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। तो आखिर क्या वजह है कि महिलाओं के लिए देश में हालात नहीं बदल रहे? बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की के साथ जयपुर के इस होटल में जो दरिंदगी की गई, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 11 आरोपियों ने होटल के इसी कमरे में लड़की के साथ गैंगरेप किया। ये वारदात 30 अगस्त की है। आरोपियों में से एक लड़की का परिचित था। वो उसे नौकरी दिलाने के बहाने जयपुर के इस होटल में लेकर आया और उसके बाद साजिशन उसे अपने 10 दोस्तों के साथ होटल बुला लिया और इन सभी ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। जयपुर के सिंधी कैंप थाने से थोड़ी ही दूरी पर ये वही होटल है इंद्रप्रस्थ, जहां पर मंगोलपुरी की एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में कई लोगों ने उसके साथ 24 घंटे तक बलात्कार किया और 24 घंटे तक उसे खाना तक नसीब नहीं हुआ। पीड़ित किसी तरह होटल से भाग निकलने में कामयाब हुई तो सीधे दिल्ली पहुंची। लड़की बेहद घबराई हुई थी और कई दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस से वारदात की शिकायत की। उन लोगों ने मुझे झांसा दिया कि 60,000 वहाँ पे सैलरी है, खाना पीना सब कुछ वहीं पे ही है। तो वो लोग मुझे जयपुर लेके चले गए। वहाँ कुछ लोगों के साथ मेरे को बेच दिया उन लोगों ने। वहाँ पे मेरे को नशे की दवाइयाँ वगैरह दी, इंजेक्शंस भी लगाए, खाने में पता नहीं क्या क्या मिला के दिया। मैं इस खिड़की से उस खिड़की से भागकर यहाँ से कूदकर दिल्ली आई। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। और फिर वहाँ से मैं मंगोलपुरी आकर मैंने पुलिस में जाके अपनी सारी बातें बताई। पुलिस की माने तो अभी इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी बचे 5 लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे क्या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार भी जुड़े हुए हैं। देशी विदेशी पर्यटकों से साल भर रटे रहने वाले जयपुर के एक होटल में एक लड़की के साथ 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दरिंदगी की जाती रही, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं सर, इसके पहले ऐसे कोई केस हुआ नहीं था। मैं भी अभी नई यहाँ पे ड्यूटी पे लगा, तो इसके पहले से कोई बात हुई नहीं थी। जो नियम है उसके मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं इसका तार पहले से हटाया हुआ है। यानी एक औपचारिकता पूरी की गई और इसी मंजिल पे हो सकता है कि यहां पर इस तरह की गतिविधियां होती रही हो, इसलिए सीसीटीवी के कैमरे को, तार को बिल्कुल यहां से हटा दिया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने होटल के मैनेजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर देश में लंबी बहस हो चुकी है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के निर्भया केस के बाद रेप को लेकर कानून भी बदला गया। पॉक्सो जैसा कड़ा कानून वजूद में आया, लेकिन इसके बावजूद देश के किसी भी कोने में महिलाओं के हालात जस के तस हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर 2 मिनट में देश में कहीं न कहीं एक महिला दरिंदों के निशाने पर आ जाती है। कड़ी सजा का डर भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी लाने में नाकाम रहा है। सवाल उठता है कि ऐसे हालात के पीछे वजह क्या है? क्या बदले हुए कानूनों को लागू करने में अभी भी नीयत की कमी है, या फिर इसके लिए वो सोच जिम्मेदार है जो महिलाओं को पैरों तले रौंदना मर्दों का हक समझती है? जयपुर से श्रीपाल शक्तावत के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो वाकई बेहद 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 दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति और ये हालात। कानून बदल गया लेकिन हालात नहीं बदले, और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई है शीबा असलम फहमी, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता है। के गौतम, रिटायर्ड यूपी पुलिस अधिकारी, हमारे साथ स्टूडियो में है। नावेद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बरखा सिंह, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की पूर्व चेयरपर्सन, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं शीबा आपके पास ही आऊंगी और मैं ये जानना चाहूंगी कि कानून बदले, बदलाव हुआ, कड़ा कानून, पॉक्सो जैसा कड़ा कानून आया, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हालात नहीं बदल रहे? और ये घटना तो बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज है, किसी को भी दहला देगी कि आप नौकरी के लिए जाती हैं और गैंग रेप का शिकार होती हैं। जी, बेहद मतलब क्या कहें, जबान नहीं चल रही है कि ये किस तरह से हो रहा है। और खासकर ये वाली घटना जो हुई है जिसमें 24 घंटे तक लगातार उसके साथ अनगिनत बार गैंगरेप किया गया है पीड़िता के साथ। लेकिन जब पॉक्सो जैसा कानून बन रहा था तब भी जो जानकार हैं वो ये बात कह रहे थे कि जब आप कानून को और मजबूत और कड़ा करते हैं तो एक तरह से आप एक पैट्रियार्कल पुलिस रिजीम को ही मजबूत कर रहे होते हैं। जो समाज से जो इनिशिएटिव आना चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो ये समाज में परिवर्तन कैसे आए, वापस फोकस क्या उस तरफ लाने की जरूरत है, अब ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कानून को लेकर के जो महिला अपराधों के को रोकने के लिए जो कानून बने हैं उनके प्रति अपराधियों का रवैया एक ये रहता है कि इनके साथ मतलब नरमी से निपटा जाएगा, सख्ती से नहीं निपटा जाएगा। तो जब ये कानून बना उसके विरोध में जो बातें आई थी उसमें एक ये भी बात थी कि आप ये देख लीजिए कि कानून के बन जाने के बावजूद इस तरह के अपराधों में साथ में हत्या भी होने लगी और सबूत मिटाने की कोशिशें भी होने लगी। तो बहुत सारे आयाम हैं जिससे जुड़े हुए हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि समाज के अंदर जो इनिशिएटिव होना चाहिए, जो पहल होनी चाहिए, किसी तरह से उसको शुरू करने की जरूरत है। उसके बिना कानून काम कर नहीं पा रहा है। गौतम साहब जी, कानून के बारे में जहां तक चर्चा है, मैं समझता हूं इससे सख्त कानून हो नहीं सकता। लागू करने की बात है तो मैं ये भी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरे देश की पुलिस हर प्रदेश में इसको ढंग से लागू भी कर रही है। लेकिन अपराधी क्या सोचता है, वो ये समझता है कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। कुछ एहतियात थोड़े बहुत बरत के वो बेवकूफी ये करता है कि नहीं पकड़े जाओगे, पकड़े जाते हैं, सजाएं पाते हैं, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन इसमें जो हल इसका मैं समझता हूं वो ये है कि जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, समाज में बदलाव कई तरीके से हो सकता है, ग्राम पंचायतों की तरफ से, स्कूलों की तरफ से, परिवारों की तरफ से, उनके माँ बाप की तरफ से, बच्चों की तरफ। जो लड़के जवान हो गए और जो आवारागर्दी करते हैं उनका ऐसा नहीं है, उनका पता नहीं होता परिवार को पता होता है, मोहल्लों को पता होता है, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता या वो सुनते समझते नहीं है। मैं समझता हूं कि पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन ज्यादा लेना चाहिए। क्यों तो है ही कि रेप हुआ और गिरफ्तार कर लिए, जेल भेज दिए, लेकिन प्रिवेंशन में यह है कि इस तरह के लोग मोहल्ले में अलग चिन्हित होते हैं, शहर में अलग चिन्हित हो जाते हैं जो आवारागर्दी करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उनका प्रिवेंटिव जितने मेजर्स हैं उनमें सख्त कार्रवाई हो। और समाज में इसकी तरफ ध्यान नहीं है, स्कूलों में भी ध्यान नहीं है, इंटर कॉलेज है। और मुझे लगता है कि इससे गंभीर समस्या नहीं हो सकती ध्यान देने लायक। बहुत गंभीर समस्या है मैडम। मैं कहता हूं उस बच्ची की तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, उस परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है जिसमें एक बार रेप हो जाता है, शादियां नहीं होती, और शादी होती है तो पूरी जिंदगी उसको ताने सुनने होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें समाज को ध्यान देना है, पुलिस को ध्यान देना है। और खासतौर से मैं लड़कियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, गरीबी है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से वो भली सीधी होती हैं, बातों में आ जाती हैं, चल देती हैं। एक बार इस पर विचार करें कि कौन आदमी आ रहा है, कौन लेके जा रहा है, क्या कोई ऑथेंटिक आदमी है या परिवार ने उसके लिए कह दिया है, परिवार की तरफ से इजाजत मिल गई है कि वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। थोड़ा बहुत सतर्कता उनको भी नहीं, लेकिन बाकायदा मैं आपके पास फिर आऊंगी। लेकिन बरखा जी, जिस तरह से जिस होटल में ये वारदात को अंजाम दिया गया, जैसे वहां पर सीसीटीवी की तारें निकाली हुई थी, तो ऐसा लगता है कि और बाकायदा एक पूरा सिंडिकेट, एक पूरा गैंग वहां पर ऑपरेट कर रहा था और होटल की भी मिली भगत थी। तो इसमें लड़की चाहे जितनी भी सावधानी बरतती, वो कितनी ही सावधानी बरत लेती। देखिए, जहाँ तक हमारा अपना सोचना है, ये एक सीधे सीधे बहुत ही सोची समझी साजिश का जो है वो नतीजा है। ये बाकायदा साजिश करके उस लड़की को वहां पे ले जाया गया है। और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि 17 साल की लड़की है, तो 17 साल की लड़की को इतनी ज्यादा अकल नहीं होती
कि वो क्या समझे और क्या नहीं समझे, और जो आदमी उसको लेके गया है वो उसका परिचित है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी सब लोग ये कह रहे हैं समाज को बदलने की जरूरत है, पंचायतों को बदलने की जरूरत है। शीतल, मैं कहना चाहूंगी कि हमारा समाज, हमारी पंचायतें बदले हैं, मगर सिर्फ महिलाओं के लिए। क्या उन्होंने कभी अपने लड़कों को समझाने की कोशिश की है? क्या कभी अपने लड़कों को बदलने की कोशिश की है? आज हमारी लड़कियां तो बहुत समझ गई हैं, लेकिन लड़के जो हैं ये वारदात कोई लड़की जानबूझ के नहीं करती है। अपनी इज्जत को कोई भी लड़की दांव पे नहीं लगाती है। ये बहला के, फुसला के, धोखा दे के सिर्फ लड़के ले जाते हैं। तो मैं समाज को बदलना चाहिए, मैं बिल्कुल, हम भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अपने लड़कों को सुधारना चाहिए, लड़कों को बताना चाहिए। और जो बिरादरी में या मोहल्ले में, जैसा कि अभी आपके चैनल पे सज्जन बोल रहे थे कि अवेयरनेस आने की जरूरत है, तो जो इस तरह के लड़के होते हैं, गुंडे होते हैं या मवाली होते हैं, उनको बिरादरी पहचानती है, मोहल्ला पहचानता है, तो उनके ऊपर जो है एक सख्त निगाह रखनी चाहिए और समाज को उनको पकड़ना चाहिए। उनके बारे में पुलिस को या जो भी वहाँ पे मौजूद प्रशासन है उसको बताना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अब इस वक्त जो है, जिस तरह की दरिंदगी 11 लोगों ने इस बच्ची के साथ में करी है और जो जान पहचान वाला उसको लेके गया है, वो सारा दोषी मैं समझती हूँ वो है, उसको सजा होनी चाहिए और बाकी लोगों को भी पकड़ के सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने निर्भया कांड में, जब ये आम आदमी पार्टी ने 49 डेज में सरकार आई थी, तब भी निर्भया को लेके बहुत शोर मचाया था। उसके बाद ये सत्ता में आ गए और जिस इलाके की ये बच्ची है बंडावली, वहां से जो एमएलए है राखी बिल्डान, वहां से एमएलए है, तो एक वहां मैसेज होना चाहिए, वहां सोसाइटी में अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए इस तरह से कि हमारी बच्चियों को। और केजरीवाल जी ने तो बहुत दावे किए थे कि हम आएंगे तो सारे महिलाओं को सारे सुरक्षा मिलेगी, रेप बंद हो जाएंगे, लेकिन मैं समझती हूँ रेप बंद होने की बजाय इन सब चीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इस पे हम सबको कहीं सब लोगों को मिलकर बैठ के सभी को, तमाम राज्य सरकारों को वारदात जयपुर में लाना होगा। लेकिन ठीक है, मैं नावेद सिद्दीकी के पास चलूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी साहब, आप एक पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से हटकर मैं आपका इस पर टेक और मत चाहूंगी कि आखिर इतने सख्त कानून बन जाने के बावजूद ये घटनाएं हर दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों चली जा रही हैं? हर 2 मिनट में देश में एक लड़की रेप का शिकार होती है। क्यों आखिर सरकार, प्रशासन ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे? सख्त कानून के बावजूद क्या और किया जाना चाहिए आपकी नजर में? शीतल जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही शर्मनाक गुनाह है, शर्मनाक क्राइम है जो ये हो रहा है हमारे देश में। और इसके लिए, जैसा कि अभी आपके पहले वक्ता जो बात कर रहे थे हमारी डिबेट में, जिन्होंने अवेयरनेस की बात की थी, जागरूकता की बात की थी, तो जागरूकता मैं समझता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस चीज को खत्म करने के लिए। तो उसमें यह है जागरूकता में, अब जैसे कि 11 लोगों ने ये क्राइम किया, तो इसमें होना ये चाहिए कि भाई वो एकदम से ये चीजें, रेप एक ऐसी चीज है एकदम से नहीं होता है कि भाई किसी को पकड़ा, कहीं भी पकड़ा और रेप कर दिया किसी ने, ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले से ये साजिश रची हो, क्योंकि लड़की जिसके साथ गई थी वो उसका परिचित था, ये भी सामने आई है बात। तो पहले से कुछ बात हुई होगी, कुछ आपस में झगड़ा हुआ होगा, कुछ उसने टेलीफोन पे या कुछ मैसेजिंग के जरिए कुछ ना कुछ लड़के ने धमकी दी होगी, कुछ डराया होगा, कुछ मतलब ये कई दिनों से ये मामला चल रहा होगा। तो लड़की को ये करना चाहिए कि जब कोई उसको धमका रहा है तो निडर होके, बिना खौफ, देखिए शासन प्रशासन सारी चीजें उनके साथ तो सबसे पहले होती है घर में अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपनी फैमिली, अपने भाई, सबसे वो चीज शेयर करे खुल के, क्योंकि लड़कियां आमतौर पर शर्मा जाती हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें
तो वो सोचती हैं हम ये अपने पिताजी से अगर बताएंगे या अगर ये बात मैं अपने भाई से करूंगी तो इसमें और ज्यादा कहीं कत्लो गारत ना हो, कहीं हमारे भाई निकल के वहां बवाल ना करें। इसलिए लड़कियां ये सोचती हैं कि इस चीज को अवॉइड जितना कर सको करो, तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, उसको दबाने की कोशिश करती हैं कि छोड़ो। और इससे क्या होता है कि हौसले बुलंद होते जाते हैं उन क्रिमिनल्स के। वो सोचते हैं कि मैं तो इसको डरा रहा हूं, मैं तो इसको धमका रहा हूं, मैं तो इसको मैसेज भी कर रहा हूं, रास्ते में भी रोक रहा हूं, कॉलेज जाते वक्त भी रोक रहा हूं, बार बार इसके सामने अपना चेहरा लेके आ रहा हूं। लेकिन ये महिला, ये लड़की ये डर गई है, ये हमसे घबरा गई है, ये घर में नहीं कहेगी, तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो इस तरह की खतरनाक क्राइम को अंजाम देते हैं। तो और महिलाओं के लिए देखिए सशक्त क्राइम, जैसे आपने बात की, थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जो 1090 वुमेन पावर हेल्प लाइन जो शुरू की है, तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो कितनी रोज शिकायतें आती हैं जिसको सॉल्व किया जाता है, और महिलाएं ही वहां पे लिए हम लोगों ने जो 1090 वुमेन पावर हेल्प लाइन जो शुरू की है, तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो कितनी रोज शिकायतें आती हैं जिसको सॉल्व किया जाता है, और महिलाएं ही वहां पे ज्यादातर एम्प्लॉयड हैं, महिलाएं ही लोगों की समस्याएं। लेकिन माफ कीजिएगा नावेद जी, रेप के अधिकतर मामलों की खबर भी उत्तर प्रदेश से ही आती है। खैर कोई, अब आपकी बात लाजमी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। मैं शीबा कुछ कहना चाह रही है, फिर आती हूँ आपके पास। शीतल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप देखिए शीतल जी, तो आपने सीधे कह दिया कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आपके यहां से ही रेप की केसेस आती है, लेकिन ऐसा नहीं है शीतल जी। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो मध्य प्रदेश, आप देखिए मध्य प्रदेश टॉप है ना। सन 2012 से लेके सन 2012 और 13 के बीच में 1136 महिलाओं के साथ जो है हमारे यहाँ आंकड़े चल रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हो नावेद सिद्दीकी साहब, तो हम अपने टीवी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आंकड़े दिखा रहे हैं, राज्यभर आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को यहाँ हम टागे, पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें इसको प्रदेश सेंट्रिक नहीं बनाना चाहिए, ये पूरे देश की समस्या है और बहुत गहन समस्या है। शीबा कुछ कह रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये उसके साथ इतने घंटे जब ये हो रहा था, और जब वो अपने शहर से दूसरे शहर नहीं दूसरे प्रदेश में बच्ची गई थी, और 17 साल की सिर्फ बच्ची है, तो वो किस माहौल से आती थी जब जहां से घर वालों ने या भाई बहन ने या किसी दोस्त ने उसको फोन नहीं किया कि तुम पहुंच गई या नहीं पहुंच गई, तुम कैसी हो, तो सब खैरियत है या नहीं, जैसे एक नॉर्मल कोर्स में होता है जब यात्रा पे परिवार का कोई सदस्य निकलता है। मुझे ये जो सोशल गार्ड्स की जो कमी यहाँ पर बहुत साफ नजर आ रही है इस पर्टिकुलर केस में, वो थोड़ा हैरान भी कर रही है कि क्या उस बच्ची को इन लोगों ने ये बहला फुसला दिया था कि तुम घर में किसी को मत बताना, चुपचाप चलना, घर में बताने की जरूरत नहीं है, और वो चुपचाप निकल गई। इस शर्मिंदगी में उसने पहुंच करके भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ, इस काम से आई हूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं, और ये मैं इसलिए उठा रही हूँ कि जो दर्शक, जो महिलाएं, जो लड़कियां ये देख रही हैं, वो उनको ये सीख मिले कि जब हम किसी भी तरह से इस तरह बाहर कदम रखते हैं तो उसमें हमें अपना जो सोशल कैपिटल होता है उसको साथ लेके निकलना होता है, उसको अपने आप से अलग करके नहीं निकलना होता, वरना हम बहुत असहाय हो जाते हैं। तो जब हम बाहर निकले, हम अपने भाई को, बहन को, माँ बाप को, दोस्तों को बता दें कि हम फला आदमी के साथ जा रहे हैं। शीबा, ऐसे हर चीजें संभव नहीं होता। आप इस केस की बात ठीक है, आप सही कह रही हैं। सिर्फ इस केस की बात कर रही हूँ कि भाई को, पिता को, परिवार को साथ लेके चले, नहीं साथ नहीं लेके चले, सिर्फ इत्तला होनी चाहिए, सिर्फ सूचना होनी चाहिए कि मैं दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश जा रही हूँ, इस काम से जा रही हूँ। तो जब हम और आप भी जब ट्रैवल करते हैं तो हमसे घर वाले पूछते हैं आप खैरियत से पहुंच गई, ठीक ठाक है। तो ये जो बुनियादी सवाल होते हैं घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, समाज की तरफ से आते हैं, उसका एक भय होता है अपराधियों के ऊपर। लेकिन मुझे यहाँ पर लड़की की गलती से ज्यादा, मुझे ये लड़की की गलती तो बिल्कुल नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि अपराधियों ने किसी तरह उसको ये भी समझा पाए थे वो कि घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अड़ोस पड़ोस में बताने की जरूरत नहीं है, बस हम जाएंगे, जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसके पीछे साजिश स्टैब्लिश हो सके कि ये साजिश का शिकार है, ये यूं ही नहीं हो गया है। और जिस होटल ने पनाह दी है वो होटल कैसे, सबसे बड़ा शक किस हुई है कि आप सीसीटीवी कैमरे से तार अलग है। ये वहाँ पहला केस है, ये मुझे नहीं लगता हो सकता है कि अगर आप जब इसके पुलिस जब इसकी पूरे वो करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वहाँ पर बहुत कुछ निकल रैकेट की भी स्थिति इसमें हो सकती है। वही मैं के गौतम साहब से को यहाँ इन्वॉल्व करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरों की तारें निकली हुई हैं, तो प्रॉपर एक रैकेट के काम करने के भी आसार दिखाई
दिखाई देते हैं यहाँ पे? देखिए, ज्यादातर होटलों में अब ये हो गया है कि अगर कोई महिला साथ आती है तो निश्चित रूप से पूछते हैं कौन है, क्या रिश्ता है, और वेरीफाई भी करते हैं। लेकिन कुछ बदनाम होटल इस तरह के हैं, तो मैं ये एक सजेशन देता हूं आपके टीवी के माध्यम से, जो भी बनाने वाले हैं कानून, समाजवादी पार्टी वाले हमारे साथी बैठे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी होटल में इस तरह का काम हो रहा है और वहां गिरफ्तारी हो जाती है और पकड़े जाते हैं, तो होटल सील होना चाहिए। जिस घर में इस तरह की वारदात होती है वो घर सील होना चाहिए, इनकी नीलामी होना चाहिए। कानून में थोड़े बदलाव की और जरूरत है। वैसे तो कानून बहुत सख्त है, लेकिन अगर कुछ होटल नीलाम हो जाएंगे, सरकार का कब्जा हो जाएगा और वो लोग जेल चले जाएंगे, तो बहुत सारे होटल वाले इस तरह की हरकतों से बचेंगे। और जो घरों में अपने करा लेते हैं इस तरह के काम, एक दोस्त की लड़की को ले आया, दूसरे दोस्त के घर पर जाके सामूहिक बलात्कार कर लिया, तो अगर कुछ घर भी इस तरह नीलाम हो जाएंगे और सरकार का शिकंजा कस जाएगा तो बहुत सारी वारदातें बच सकती हैं। ये मेरा एक सुझाव है। इसके अलावा सभी लोगों ने कहा समाज में बदलाव की वाकई जरूरत है, क्योंकि मैं पुलिस में 40 साल रहा हूं, मैंने देखा है कि जिन घरों में, जिन मोहल्लों में थोड़ी सख्ती रहती है, या पुलिस भी वहां थोड़ी सी आवारा लोगों पर, आवारा बच्चों पर, या बेरोजगार बदमाशी करते हुए घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर सख्ती हो जाती है, तो फिर वो सामूहिक बलात्कार छोड़ दिए, मामूली बलात्कार, छेड़खानी बंद हो जाती है। तो थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है इस मुद्दे पर भी कि लड़के जो घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, सुबह शाम तक कहां घूमते हैं, उनको थाने में बिठाया जाए, पूछताछ की जाए, और अपराध छोटे छोटे शुरुआत करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तो ये सब रुकेगा। और स्कूलों में, जैसे मैंने बताया, इंटर कॉलेज हैं, पंचायतें हैं, या और इस तरह के सामाजिक संगठन हैं, वो जरूर अपना थोड़ा सहयोग दें इन लड़कों को समझाने के लिए भी और बच्चियों को भी थोड़ा आगाह करने के लिए। और घरों से शुरुआत होनी चाहिए। समाज में, घरों में भी बहुत जरूरत है। घर वाले ध्यान नहीं दे रहे कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, लड़की क्या कर रही है। बरखा जी ने सही बात कही है बिल्कुल, कि हम कैसे पुरुष पैदा कर रहे हैं, कैसे बेटे उठा रहे हैं अपने घरों के अंदर। हम बेटियों को तो बहुत आत्म स्वावलंबी और सब कुछ कर रहे हैं, एम्पावरमेंट, लेकिन वो एम्पावरमेंट सारा धरा का धरा रह जाता है। एक कोशिश करती है लड़की, घर से बाहर निकलती है और इस तरह के आपराधिक तत्व उसको हावी होकर के जिंदगी भर के लिए उसकी साइकी को डैमेज कर देते हैं। पुलिस को भी इसमें आगे आके कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस अगर जल्दी से कार्रवाई कर दे और इस तरह के लोगों के खिलाफ एक माहौल बने, तो बहुत सारे सुधर जाएंगे और ये मौका ही नहीं आएगा 10-10, 12, 15 लोग मिलके ये कर। दुनिया का सबसे सख्त कानून हमारे पास है इस समय। आप बताइए कि जो दुनिया में सबसे सख्त कानून है इस मुद्दे को लेके, वो हमारे पास है, और उसके बावजूद हम एक डेड एंड पे खड़े हो गए यहाँ करके कि ऐसे ऐसे अपराध करने की जुर्रत लोग कर लेते हैं। और उसमें देखिए, आप रजिस्टर देखेंगी, उस रजिस्टर में सारी डिटेल्स होगी होटल के रजिस्टर की, तो होटल का जो मालिक है उसकी जो कनाइवेंस है, मतलब हर स्तर पर हमें हालात को दुरुस्त करने की जरूरत है। चाहे परिवार का स्तर हो, समाज का स्तर हो, पुलिस का, प्रशासन का या सरकार का स्तर, हर स्तर पर हमें हालात को दुरुस्त करने की जरूरत है। तभी इस नासूर से हम निपट सकते हैं। आप सभी का इस बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।